टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन। So basically continental drift is a concept that is associated with the movement of continental masses। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? विद द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल द लैंड मासेस वर यूनाइटेड एज ए सुपर कॉन्टिनेंट समवेयर टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। बहुत बिगिनिंग में, मतलब यहाँ टाइम लिखा हुआ है लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा था कि ये सारे के सारे लैंड मासेस जो थे वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड थे। ये थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया है, आगे कर दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही साउथ की तरफ कंसंट्रेशन इनका था और ये सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका नाम था पैंजिया। ठीक है, अब टाइम धीरे 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 पास हुआ तो पैंजिया जो था इट वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट और इसके बगल में ये वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पैंथलासा। So water body was Panthalassa. So Pangaea was encircled by water from all the sides. That was called, water was called as Panthalassa. अब धीरे 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 टाइम पास हुआ। So along with the changing time क्या हुआ? समय बीतने के साथ ही ये जो पैंजिया था ये टूट गया दो पार्ट में। ठीक है ना, पैंजिया ब्रोक ऑफ इनटू टू पार्ट्स। तो ये क्या हुआ कि जब ये टूटा ना तो एक्चुअली पहले क्या हुआ, ये नॉर्थ की तरफ ऐसे मूव हुआ। पहले इसका मूवमेंट क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ, या जिसे जो जब ये थ्योरी बताई गई थी, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर ने बताया था, मैंने पहले ही आपको बताया, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। सो व्हेन वैगनर वाज एक्सप्लेनिंग ही टोल्ड दैट द कॉन्टिनेंटल मासेस मूव्ड इक्वेटर वार्ड इन द बिगिनिंग में वो कहां पर मूव हुए, मूव्ड इक्वेटर वार्ड। तो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट उनका जब हुआ तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो गए। ठीक है, तो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट होने के बाद पैंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। पहला जो ऊपर वाला पार्ट था उसको बोला गया लॉरेसिया, जो ऊपर टूट करके गया, और नीचे वाले सारे पार्ट्स को यूनाइटेडली दैट वाज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना पेनिनसुलर इंडिया इज गोंडवाना, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। भारत का जो सदर्न इंडिया है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बिकॉज अर्लियर व्हेन एवरीथिंग वाज यूनाइटेड एंड व्हेन फर्स्ट सेपरेशन स्टार्टेड इट वाज एक्चुअली अटैच्ड इन द साउथ विद द गोंडवाना लैंड। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि गोंडवाना रॉक सिस्टम है। अभी मैं एक जगह गया हुआ था इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर पूछा ही, मतलब मैं पहला क्वेश्चन उन लोगों का यही था कि इंडिया और अफ्रीका का सबसे ओल्डेस्ट कनेक्शन बताइए। ठीक है, तो मैंने एक दो चीज़ें और भी बताई, ट्राइब्स वगैरह के बारे में बताए, लोगों के बारे में। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सबसे पुराना। तब फिर मैंने उनको समझाया ये वाला पार्ट की, मतलब एक्चुअली वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये गोंडवाना लैंड था, जब ये सेपरेट हुआ तो बीच में एक ऐसी जमीन फटी, सिंपल सा आप ऐसे समझो कि दिस ब्रोक इनटू टू पार्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट लैंड वाज सेपरेटेड एंड वाटर फ्रॉम दिस पैंथलासा, ठीक है ना, स्टार्टेड फिलिंग इनटू द रिफ्ट दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन दीज टू। तो उस रिफ्ट में वो भरना शुरू हो गया, यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर क्या हो गया कि ये पानी पूरा भरा और यहाँ पर बन गया टेथीस सी। टेथीस सी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर दैट। इसके बाद टेथीस सागर बन गया। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ कि टेथीस सी बना, कुछ टाइम तक चीजें ऐसे चलती रही, धीरे 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 मूवमेंट होता रहा नॉर्थ की तरफ। फिर वेस्टवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फोर्सेस कौन थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, बट क्या हुआ उसके बाद, क्या हो गया, वेस्टवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब कि पहले ऐसे भाग रहे थे ऊपर की तरफ, फिर ये पश्चिम की तरफ भागना शुरू हो गए। तो वेस्टवार्ड मूवमेंट स्टार्ट होने से क्या हुआ कि जो ये लॉरेसिया था इट अगेन ब्रोक इनटू मैनी पार्ट्स। ठीक है ना, ये क्या हुआ,
पहले तो 2 पार्ट में टूटा, बाद में और पार्ट्स उसी में से बन गए, क्योंकि जब ये मूव कर रहा था तो आप सोचो ये कोई फोम थोड़ी ना है कि जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इट इज एक्चुअली लैंड मास दैट हैज डेंसिटी, एंड लैंड मास जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है, और उसका सेपरेट होना इतना इजी नहीं है। तो जब लैंड मास भाग रहा था ना, तो भागते समय क्या हुआ, उसी का कुछ पार्ट टूट के रुक गया, बोला हम नहीं चलेंगे। फिर कुछ पार्ट और आगे बढ़ा, फिर उसमें से भी कुछ पार्ट टूट के रुक गया। तो ऐसे बीच बीच में आप देखो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ग्रीनलैंड बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये भाग रहा था इधर, तो कुछ पार्ट रुक गया, इधर बीच में ग्रीनलैंड बन गया। जब साउथ की तरफ से इधर इंडियन लैंड मास पेनिनसुलर इंडिया मूव कर रहा था, तो बीच में कुछ पार्ट टूट के रुक गया, मेडागास्कर बन गया। पहले क्या था कि पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब यूनाइटेड थे, और साथ में साउथ अमेरिका भी इसके साथ में यूनाइटेड था। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मूवमेंट जो हुआ, पहले नॉर्थवार्ड, उसके बाद वेस्टवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वैगनर जो बोलते हैं। तो वेस्टवार्ड मूवमेंट के कारण से यहाँ फिर से ये सेपरेट हो गया 2 पार्ट में। मतलब नॉर्थ वाला भी जो आपका ये रीजन था लॉरेशिया भी 2 पार्ट में टूट गया। तो 2 पार्ट जो शुरू में टूटा, एक तो था लॉरेशिया, इट ब्रोक इनटू यूरेशिया प्लस नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, ये टूट करके क्या हो, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका ऐसे टूट करके ये सेपरेट हो गया। और इधर से मतलब गोंडवाना लैंड ये भी ब्रेक हुआ। तो वेस्टवार्ड मूवमेंट के कारण से अलग हुआ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों अलग हो गए, तो बीच में भी गैप क्रिएट हो गया, बीच में भी गैप क्रिएट हुआ। वहां आकर के भी फिर पानी टेथीस सी, पैंथलासा, इन सब जगहों से वहां पर पानी भरने लगा। तो जब वहां पर पानी आकर के भरने लगा, तो इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये वेस्टवार्ड मूवमेंट के कारण से, अगर आप मैप पे देखोगे तो आप पहले आप यहां से समझ लो, तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हुआ। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सो अलॉन्ग विद द पासिंग टाइम, धीरे 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 ये कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट सेटअप है। तो अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि जो अटलांटिक ओशन है ये किस तरीके के मूवमेंट का या किस तरीके की ड्रिफ्टिंग का रिजल्ट है, तो एक्चुअली ये क्या, वेस्टवार्ड ड्रिफ्टिंग के रिजल्ट हैं, ठीक है। ओके, अब आप देखो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ ना, ये मॉडर्न सिनेरियो है। अभी जैसे बोला जा रहा है कि यहां से ऐसे पूरा ये आइसलैंड है, दिस इज आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड से ऐसे बीच में से पूरा अटलांटिक ओशन क्या है, ये पूरा का पूरा फटा हुआ है। मीन्स देयर इज ए ग्रेट रिफ्ट बिटवीन ग्रेट रिफ्ट दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अटलांटिक ओशन। एक बहुत बड़ी रिफ्ट है अटलांटिक ओशन के बीच में प्रेजेंट है, और यहीं से मैग्मेटिक मटेरियल निकल रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ से हो रही है, ऐसे मैग्मेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं, आकर के दे आर डिपोजिटिंग हियर, मैग्मेटिक मटेरियल इज डिपोजिटिंग हियर। अब इसके कारण से क्या हो रहा है, मैग्मेटिक मटेरियल के डिपोजिशन के कारण से ये जो अटलांटिक ओशन है ये अभी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, अटलांटिक इज स्प्रेडिंग। और पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है, जैसे इधर की तरफ से ऐसे मटेरियल निकल रहा है ना, तो ऐसे एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, और ये दोनों तरफ से प्लेट्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, आउटवार्ड पुशिंग। तो यहां पे आप देखो कि यहां से आकर के ऐसे ये पूरी प्लेट इधर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर आकर के कन्वर्ज हो रही है। खैर वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात है, अभी उसको बाद में करेंगे। जो वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ, उन्होंने जो वेगनर ने बताया, अभी तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, वेगनर ने कहा कि बिकॉज ऑफ द वेस्टवार्ड मूवमेंट क्या हुआ, नॉर्वेजियन सी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके साथ ही यहां पर बैफिन बे बनी, लेब्राडोर सी बना, ठीक है। फिर इधर हडसन बे का भी फॉर्मेशन, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा रोल उसका भी रहा है। वैसे ही यहां पर कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको बने। तो आप देखोगे मोर और लेस जो वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ, उससे जब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ये अलग हुए,
ठीक है, ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, ये लॉरेशिया से। तो ये दोनों जब क्या हुए आपस में सेपरेट हो गए, सो बिकॉज ऑफ सेपरेशन इन सारी बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। अब कभी ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग was formed because of the separation of लॉरेशिया। ठीक है, लैंड मास ऐसे आए भी हुए हैं क्वेश्चन, या ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लॉरेशिया का पार्ट है, और दे दिया जाए ऑस्ट्रेलिया दे दिया जाए, पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर दे दिया जाए, और दे दिया जाए ग्रीनलैंड। तो आपको फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पार्ट है। तो ये आप देखोगे कि पूरा का पूरा मूवमेंट, जैसे शुरुआत में मूवमेंट हुआ, पहले सब यूनाइटेड थे, सबसे पहले इधर नॉर्थ की तरफ मूवमेंट हुआ, ये दो सब तीनों यूनाइटेड थे, ये सारे जितने इधर के हैं। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम पास हुआ, फिर ये क्या हुआ, दोबारा से वेस्टवार्ड मूवमेंट लगा और धीरे धीरे सेपरेट होकर के इस तरीके से अभी जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो वैगनर ने बताया, उन्होंने ये कहा कि ये समय के साथ ऐसे चलते रहे हैं और इसके कारण से ही मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उन्होंने और भी डिटेल में कुछ सारी चीज़ें बताई, उतना ज़रूरी नहीं है कि इतना डिटेल में जाना, ऑप्शनल जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ज़्यादा उसको और फिर डिटेल में पढ़ते हैं, इतना आई थिंक सफिशियंट है आपके लिए। हाँ, लेकिन इसमें से जैसे उनसे पूछा गया, जैसे वो जब ये सारी चीज़ें बता रहे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई कुछ तो होगा कि जो ये वही सब लिखा हुआ है कि जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम फोर्सेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस। जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्सेस तो ऐसे बल रहे होंगे ना, जिम्मेदार होंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि किसी ने फूंक मारी ऊपर से और कॉन्टिनेंट खिसक गए अपनी जगह से। तो उसके बाद उनसे जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया, कहा कि जो नॉर्थवार्ड मूवमेंट हो रहा है, जो नॉर्थ की तरफ कॉन्टिनेंट्स भाग रहे हैं, नॉर्थवार्ड मूवमेंट का कारण है ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, क्या है? ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायंसी। तो ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स का मतलब यह है कि हर बॉडी की अपनी एक क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण से, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण से ऐसे चेंजेस जो है वो आए हुए हैं। जैसे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी है और वो ग्रेविटी अलग अलग फोर्स डालती है, तो उसके कारण से क्या है, ऐसे आए हैं। फिर उन्होंने मेन जो बात बताई वो बताई फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी क्या होता है कि जब कभी भी किसी लिक्विड चीज़ में ना कुछ आप फेंकते हो तो क्या कहता है, उसको रिपेल करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है, तो उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल। तो वैगनर का एक्चुअली जो व्यू था ना, वैगनर का व्यू ये था कि जैसे उन्होंने शुरुआत में जब बताई थी ना, कहा था कि जैसे लैंड मासेस जो हैं इसको उन्होंने सियाल कहा था। ठीक है, और उन्होंने कहा था लैंड मासेस आर इंसल्टेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, और उन्होंने पानी को कहा था सीमा। ठीक है, उन्होंने कहा लैंड मासेस आर सियाल मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और वो वाटर बॉडी से घिरे हैं चारों तरफ, जिनको क्या बोलते हैं, सीमा। और उन्होंने कहा था सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैगनर जो लैंड हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि एस्थेनोस्फीयर है, क्रस्ट है, मेंटल है। उनका जो एक्सप्लेनेशन था कि लैंड इज सियाल, वाटर इज सीमा, और सियाल जो हैं वो तैर रहे हैं किसके ऊपर, जो आपका सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। और क्या होता है, जैसे तैरते तैरते कभी उसमें झटके लग जाते हैं तो भूकंप आ जाते हैं। उनका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से था। और इसी तैरने के प्रोसेस में वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गए हैं, मूव कर गए हैं। ऐसा उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन बताया। तो उन्होंने यही बताया कि एक लैंड जब अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, एक फोर्स ऑफ बायंसी लगता है। जो वाटर है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ लैंड को उठाने की कोशिश करता है, और उसके बाद लैंड ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि वो इतने बड़े मासेस हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो वो ड्रिफ्ट करते हैं तो पूरा ड्रिफ्ट नहीं कर पाते हैं, फिर उसके बाद टूट जाते हैं।
तो टूट करके ही मतलब जो है वो जो पहला नॉर्थवार्ड मूवमेंट हुआ उसमें मेन जो मूवमेंट था वो क्या था, फोर्स ऑफ बायंसी के कारण से हुआ, उन्होंने ऐसा बताया। फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ, तो वेस्टवार्ड मूवमेंट का मेन कारण क्या था, टाइडल फोर्स ऑफ द मून। जैसे टाइड्स आते थे उन्होंने टाइड्स के पैटर्न को भी स्टडी किया। आप देखो टाइड्स जब भी आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है कि जैसे पानी है, ठीक है, मून की अपनी ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून, वाटर लेवल राइज होता है नॉर्मल से, टाइड से ही होते हैं ज्वार। तो ये जो नॉर्मल से राइज हो रहा है वाटर, तो दिस राइजिंग वाटर ड्यू टू ग्रेविटी, तो जैसे वाटर राइज हो रहा है तो वाटर को ये खींच रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटी मून की खींच रही है ना, तो उसी की तरीके से जो लैंड है उनको भी मून अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन लैंड क्या होते हैं, पानी के तरीके से नहीं मूव करते हैं क्योंकि लैंड भारी है। तो उन्होंने बोला लेकिन उठने की कोशिश लैंड भी करते हैं, और उसी उठने के क्रम में क्या हुआ, वो टूट करके मूव कर गए। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो ये ग्रेविटी है मून की, जो टाइडल फोर्स है मून का, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये वेस्टवार्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है जो बातें उन्होंने कही। पहली चीज तो सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। दूसरी चीज मून के लिए, मून का साइज आप देखो, अर्थ का साइज देखो, मून के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अर्थ के किसी एक पार्ट को मूव करवा पाए। बायंसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अर्थ का कोई भी कॉन्टिनेंट वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है। तो जो भी उन्होंने चीजें एक्सप्लेन किया, जो भी फोर्सेस बताए इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी, फोर्सेस सारे के सारे गलत थे, ठीक है, फोर्सेस सही नहीं थे। बट द कॉन्सेप्ट दैट वाज टोल्ड बाय हिम कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, वो कॉन्सेप्ट उनका क्या था, वो एकदम सही था, ठीक है, कि कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से मूव किए हैं, ये बात सही है। लेकिन फोर्स जो बताए वो सारे उस समय तो लोगों ने सही माने। मतलब आप सोचो जैसे मैं ही आज कह दूं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और मैं कोई थ्योरी बना करके बोल दूं, ठीक है, मैं कह दूं कि भाई हाँ आंवला, जैसे कहते हैं ना कि आंवला खाने से बाल घने होते हैं, आजकल मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मेरा बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो वैसे ही क्या है कि आंवला खाने से कोई, मैं बोल दूं कि नहीं ड्रैगन फ्रूट खाने से बाल बहुत घने होते हैं, तो भाई कुछ दिन तक आदमी क्या होगा, मानेगा। कुछ लोग हो सकता है ड्रैगन फ्रूट खाना शुरू भी कर दें, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट तुरंत कभी बाबा रामदेव शुरू कर देंगे आयुर्वेदा एक्सपेरिमेंट, कभी कोई कंपनी शुरू कर देगी, 2-4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2-4 महीने देखेंगे कि जितने ड्रैगन फ्रूट खाए उनका बाल तो नहीं बढ़ रहा है बल्कि आंखों की रोशनी चली जा रही है। तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर आंखों की रोशनी चली जा रही है तो बाल तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और कुछ समय के लिए, जब तक वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ था, जो मेरा कहने का पॉइंट है, लोगों ने उन चीज़ों को सही माना कि हाँ ऐसा रहा होगा। बट अलॉन्ग विद द टाइम बहुत सारी थ्योरीज आती गई, सबके अपने इंटरप्रिटेशंस थे। जैसे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, उसने बताया कि सारी प्लेट्स जो मूव हो रही हैं दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स, अंदर कन्वेक्शनल करंट्स चलते हैं और उसके कारण से ऊपर का लैंड मास ड्रिफ्ट हो जाता है ना। प्लेट्स का मूव होना ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है आइडियली। तो सब ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन बताए, फिर किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज द मोस्ट साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड थ्योरी टिल नाउ, अभी तक सबसे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड और लॉजिकल है वो थ्योरी कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। ये थ्योरी मतलब जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया मूवमेंट का वो तो उन्होंने सही बताया, लेकिन ये आधी से ज्यादा थ्योरी क्या थी, गलत थी, ठीक है। मतलब फोर्सेस वगैरह जो उन्होंने बताया वो पॉसिबल नहीं था। कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों ने माना कि हाँ बात सही है, पर जैसे जैसे टाइम के साथ साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होने लगी, तो उसके साथ ही क्या हुआ कि इनके कॉन्सेप्ट्स
फिर गलत साबित होते गए। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने थ्योरी के सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करवाए। ठीक है, जैसे भाई थ्योरी कोई बता रहा हूं, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं बताऊं कि ड्रैगन फ्रूट खाने से बाल बढ़ते हैं, तो मैं भले से नहीं बढ़ते हैं या जो भी है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ना कि हाँ भाई श्यामू का बाल बढ़ा है, रामू का बाल बढ़ा है, पिंकी का बाल बढ़ा है, मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा तभी तो लोग मानेंगे ना। तो वैसे ही उन्होंने मतलब क्या किया, अपने थ्योरी के सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस दिए, लोगों ने उनसे पूछा और उन्होंने एविडेंसेस दिए। तो एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या एविडेंसेस बताए हैं, किस किस बेसिस पे उन्होंने स्टडीज करी थी अपनी, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे जब लोगों ने पूछा उनसे। तो एग्जाम्पल्स उनके सही थे, बिकॉज दीज ऑल वेर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, तो उनके ऑब्जर्वेशन सही थे, लेकिन उनका जो फोर्स बताया गया था वो फोर्स तो गलत था। तो सबसे पहले उन्होंने बताया जिग्सॉ फिट, जो सबसे पहला अपनी थ्योरी के सपोर्ट में उन्होंने बताया, वो क्या बताया, जिग्सॉ फिट। ठीक है, जिग्सॉ फिट का मतलब यही है कि ये जो लैंड मासेस हैं, ठीक है, इफ दे आर जक्स्टापोज्ड, ठीक है, इट सीम्स दैट दे आर ब्रोकन पीसेस ऑफ ए यूनाइटेड लैंड मास। ठीक है, कोई लैंड मास जो था वो क्या था, पहले इकट्ठा था, उनका शेप मतलब जो है ना, तो उनके शेप में सिमिलैरिटी है, अगर उनको किया जाए दीज साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कैन बी रीफिटेड टुगेदर। ठीक है, सो व्हेन दे आर जक्स्टापोज इट सीम्स दैट दे आर ब्रोकन पार्ट्स। ठीक है ना, तो आप देखो उनका शेप जो है एक तरीके से आपको दिखेगा ना, अगर इधर अफ्रीका को ला करके रख दो साउथ अमेरिका के ऊपर, तो यहाँ पूरा पूरा ऐसे ही ये फिट हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसको उठा करके यहाँ रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। ठीक है, यही है जिग्सॉ फिट, दीज टू पार्ट्स कैन बी रीफिटेड टुगेदर। और उन्होंने मतलब उसके इमेजिंग करके मॉडल्स बना करके उन चीज़ों को दिखाया। ऐसे अगर आप यहाँ से देखो तो ये वाला पार्ट है यूरोप का, अगर इसको ला करके यहाँ रखा जाए ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे आकर के यहाँ भी फिट हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ से ऐसे जो आइबेरियन पेनिनसुला है ये यहाँ पर ला दिया जाए तो ऐसे इसमें ये फिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस टाइम के साथ आते हैं, कोस्ट्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, कॉन्टिनेंटल करेंट्स, सॉरी ओशनिक करेंट्स हैं, ओशनिक करेंट्स करेंटली मतलब कंटिन्यूसली इरोड कर रही हैं कोस्टल रीजन्स को, तो कुछ ना कुछ शेप में चेंजेस आए हैं, बट फिर भी अगर उनको नॉर्मली रख दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने इस बात को उन्होंने जिग्सॉ फिट कहा। याद रखना, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज जिग्सॉ फिट। ठीक है, तो जिग्सॉ फिट का मतलब है जियोलॉजिकल सिमिलरिटी अलोंग द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, बोथ द अपोजिट कोस्ट ऑफ अटलांटिक कैन बी फिटेड टुगेदर इन द सेम वे एज टू कट ऑफ पीसेस ऑफ वुड कैन बी रिफिटेड। ठीक है, जैसे लकड़ी के दो टुकड़ों को तोड़ दिया जाए और फिर उनको साथ में रख दिया जाए तो लगता है कि वो जुड़ गए हैं, वैसे ही इनको भी जोड़ा जा सकता है। ये भी दे आर जस्ट लाइक टू कट ऑफ पीसेस ऑफ ए वुड। ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े जैसे हैं ये। तो ये समझ में आ गई बात, जिग्सॉ फिट। ओके, फिर उन्होंने मतलब बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं। जैसे उन्होंने एक दूसरा एविडेंस दिया, सिमिलरिटी इन द एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस ओशंस। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि अटलांटिक के जो दोनों कोस्ट हैं वो जियोलॉजिकली भी सिमिलर हैं, मतलब रॉक की एजेस अगर निकाली जाए तो यहाँ इधर साइड में जो रॉक्स मिलेंगी वो रॉक्स की एज सिमिलर है इधर साइड की रॉक्स से। तो ये क्या प्रूफ करता है, दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कि देयर इज दे वर यूनाइटेड। जैसे यहां पर आप देखोगे ये ब्राजील है, इधर साइड में है ना, साउथ अमेरिका में ब्राजील, ब्राजील में यहां एक जगह है वैलेंसाओ, एक जगह है वैलेंसाओ। ठीक है, जहां पर वैलेंसाओ में गोल्ड मिले हैं, उसको गोल्ड रॉक्स बोला जाता है ऐसे। और यहां पर आप देखो अफ्रीका में एक जगह है ना गोल्ड कोस्ट, कौन सी कंट्री है, किस कंट्री को बोला जाता है गोल्ड कोस्ट? केन्या तो इधर का है, कहां, घाना।
घाना को गोल्ड कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे नाइजीरिया है, ठीक है, तो घाना जो है बेसिकली गोल्ड कोस्ट कौन सा है, घाना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आइवरी कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है, स्लेव कोस्ट है, जैसे नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट बोला जाता है, ठीक है, नाइजीरियन कोस्टल रीजन को। तो ऐसे ही यहाँ पर वैलेंसाओ में भी ऐसे रॉक्स मिले हैं, यहाँ पर भी गोल्डन रॉक्स हैं, मतलब गोल्ड कोस्ट है, मतलब जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर क्या मिलते हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि ये आपस में जुड़े रहे होंगे। ऐसे एजेस भी निकाले गए, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, एज भी इनकी निकाली गई। जैसे आप इंडिया में देखो ना, तो बोला जाता है कि इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मेघालयन प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आप देखोगे ना कि जैसे मेघालयन प्लेट्यू है इधर से, जहाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं, और इधर साइड में ये आपका जो राजमहल वाला रीजन है, तो बोला जाता है राजमहल की पहाड़ियां ही टूट करके यहाँ अलग हो गई। गारो खासी, दीज आर एक्सटेंशन ऑफ राजमहल हिल्स। ठीक है, तो यही सब तो प्रूव करता है कि ये क्या था, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इंडियन ज्योग्राफी में ये सब देखा ही जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये भी एक सपोर्ट में इसके एग्जाम्पल है, एज की बात करी जाए। ठीक है, सिमिलरिटी इन द एज ऑफ रॉक्स की बात करी जाए। फिर उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट्स का मतलब यह है कि वेन्स ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ मिनरल रिच हिल्स प्लेट्यूज इन द डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर दे आर कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स। तो जो नदियां वगैरह हैं ना, जैसे वहाँ की जो रिवर्स वगैरह हैं, उनमें जो डिपॉजिट्स मिलते हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो वहाँ से जैसे अपने यहाँ देखा जाए, अब से छोटा नागपुर प्लेट्यू है, अगर इंडिया में आप बात करो, छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ जहाँ जो कि इंडिया की रिसोर्स बेल्ट है, इट इज कॉल्ड रिसोर्स बेल्ट ऑफ इंडिया, मतलब मेन रिसोर्स रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको मतलब रूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, रिसोर्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे जैसे आप मान लो निकलती है दामोदर। ठीक है, दामोदर वहीं से निकलती है, दामोदर जाकर के हुगली में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद हुगली जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब अगर आप सोचो कि जो दामोदर का, ऐसे आप सोचो कि यहाँ से कोई एक बड़ी रिफ्ट बन जाए, दामोदर आधी अलग हो जाए, तो अगर यहाँ से कुछ मिनरल्स पानी में बह करके आ रहे हैं, तो दामोदर के दूसरे पार्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो वही जो मिनरल्स, यहाँ वही बात कही जा रही है कि पहाड़ियों और पठारों के कगारों तथा वहां से निकलने वाली नदियों के निक्षेपों में खनिज की शिराएं, प्लेसर डिपॉजिट्स वही हैं कि द डिपॉजिट्स मिनरल रिच हिल्स और प्लेट्यूज दैट हैज मींस मिनरल रिच है तो दैट हैड मिनरल्स, मैनी प्लेट्यूज एंड हिल्स हैड मिनरल्स ओवर देयर वाज मिनरल्स दैट वर प्रेजेंट। और जब वो रिवर्स वहां से निकलती थी तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स बहते थे, और वो मिनरल्स दूसरे साइड में भी मिल रहे हैं। जैसे उधर भी इसी का ही एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वही जो मैंने एग्जांपल दिया ना वैलेंसाओ वाला। ठीक है, कि भाई इधर से आप देखो, इधर माउंटेन्स थे, वैलेंसाओ क्या है, एक प्लेट्यू लाइक रीजन है, और वहां से रिवर निकल करके उधर जाती थी, गिरती थी, वहां कोस्टल रीजन में क्या मिलते हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अपने यहाँ भी देखो ना, जैसे सोन नदी है, सोन नदी या सुवर्ण रेखा एक नदी है इंडिया में, है ना। तो सुवर्ण रेखा रिवर में डिपॉजिट्स मिलते हैं सोने के, गोल्ड के मतलब टुकड़े ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी, उसका नाम ही इसीलिए है। इंडिया में सोन और सुवर्ण रेखा दोनों में सोना कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वही बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेसर डिपॉजिट्स हुए हैं जो कि इस चीज को भी प्रूव करते हैं। तो रॉक की एजेस, प्लेसर डिपॉजिट्स, ये भी प्रूव करते हैं कि वो सारे के सारे यूनाइटेड थे। फिर उन्होंने और एग्जाम्पल दिया, जैसे एक वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड एक्सेट्रा प्रूव्स लैंड मासेस वर यूनाइटेड। तो ये भी प्रूव करता है, जैसे क्या है कि जैसे सब एक साथ थे। एक्चुअली ग्लोसोप्टोरस एक ऐसी वेजिटेशन है ना जो कोल्ड क्लाइमेट में होती है। ग्लोसोप्टोरस कहाँ की वेजिटेशन है, कोल्ड क्लाइमेट की। तो जब सारे के सारे यूनाइटेड थे ना, दैट टाइम वो साउथ की तरफ थोड़ा यूनाइटेड थे, वहां का क्लाइमेट कोल्ड था।
अब आप सोचो कि अगर ये ग्लोसोप्टोरस का वेजिटेशन पेनिनसुलार इंडिया में मिल रहा है, ग्लोसोप्टोरस वेजिटेशन है ग्लोसोप्टोरिस, तो जो ये वेजिटेशन है टाइम के साथ ये क्या होगी, कोल में कन्वर्ट हो जाएगी। वेजिटेशन जब मिट्टी में दब जाती है लंबे टाइम के लिए, देन इट फाइनली कन्वर्ट्स इनटू कोल। ठीक है, तो अगर उसकी कार्बन डेटिंग करके एज निकाली जाए, प्लांट्स की एज कार्बन डेटिंग से निकाली जाती है। ठीक है, और रॉक्स वगैरह की, अर्थ की एज, मतलब जो बहुत पुरानी बॉडीज हैं, यूरेनियम डेटिंग करी जाती है उनके लिए। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज की एज निकालने के लिए। तो अगर कार्बन डेटिंग वगैरह इनकी करी गई और इनको पाया गया मतलब पता चला कि ये उस एज की हैं, या ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन सिंपली पेनिनसुलार इंडिया में प्रेजेंट है, तो पेनिनसुलार इंडिया में ग्लोसोप्टोरिस का प्रेजेंट होना ये इंडिकेट करता है कि पहले ये कहीं ना कहीं कोल्डर रीजन में रहा होगा, पेनिनसुलार इंडियन लैंड मास। तो ये प्रूव करता है ना कि भाई जब कोल्ड रीजन में रहा होगा, अभी वार्म में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी जगह से मूव हुआ है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव करता है। भाई अभी आप देखो ना कि इंडिया कहां पर है, यहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम इंडिया। सो पेनिनसुलार इंडिया इज वार्म रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कैसे हैं, गर्म क्षेत्र हैं, दे आर वार्म रीजन्स। बट इफ द डिपोजिट्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड हियर, deposits of Glossopteris vegetation are found here, have been found here, and this vegetation is particularly vegetation of cold climates। तो ये प्रूव करता है ना पहले ये कहीं कोल्ड रीजन में रहा होगा। ऐसे ही साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कई जगहों पर ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन के रेमनेंट्स मिले हैं और ये भी प्रूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने टिलाइट के बारे में बताया, टिलाइट रॉक्स के बारे में, कि दीज आर ऑल्सो एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी। तो टिलाइट्स यहां आप देख सकते हो, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियल डिपोजिट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स आर कॉल्ड एज टिलाइट। तो ग्लेशियर्स जब चलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं, व्हेनेवर ग्लेशियर्स मूव, द ग्लेशियल आइस जनरेट्स फ्रिक्शन ओवर द सरफेस। इट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जनरेटेड बाय मूविंग आइस मासेस, यहां से क्या हो जाता है, ये अपर सरफेस रिमूव हो जाती है, मतलब इरोजन करते हैं, सिंपल सा इतना है। और इरोडेड मटेरियल क्या होगा, नीचे आएगा, बहुत सारा इरोडेड मटेरियल आया और नीचे आने के साथ ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट हो गया। अब ये तो मेल्ट नहीं होगा ना, जो सेडिमेंट इरोडेड है, तो इरोडेड सेडिमेंट ऐसे छोड़ दिया जाएगा और पानी आगे बह जाएगा। तो ये जो रॉक्स ऐसा वो डिपॉजिट हुआ, एक जगह पे रुक गया। ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स को मोरेन भी कहा जाता है, ग्लेशियल सेडिमेंट्स को। ठीक है, अब वो एक जगह क्या हुआ, इट स्टॉप्ड एट ए प्लेस, और टाइम के साथ वो क्या हुआ, सॉलिड हो गया, वो हो गया टिलाइट रॉक। तो टिलाइट रॉक्स जो है वो अगर मिल रहे हैं अलग अलग जगह पर, मतलब अगर आप पेनिनसुलार इंडिया में भी सोचो, ठीक है, टिलाइट के एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले कहाँ रहा होगा, कोल्ड रीजन में रहा होगा और मूव हुआ है। ठीक है, तो यही सारी है कि टिलाइट के एविडेंसेस फॉकलैंड, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका और कई कई जगहों पर मतलब मिले हुए हैं, ये भी प्रूव करते हैं। ठीक है, वैसे ही फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, कोल्ड क्लाइमेट के मतलब एक तो ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन और भी अलग अलग तरीके के फॉसिल्स। ठीक है, जैसे मेसोसोरस, लिस्टोसोरस, ये सब भी मिले हुए हैं और अलग अलग पार्ट में मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी प्रूफ करता है। वैसे ही लेमुरिया एक बहुत छोटा सा लेमूर मतलब एक रेप्टाइल टाइप से होता था और वो हर जगह मिल रहा है। हर जगह की आप देखो ना, जैसे फ्लोरा और फाउना हर जगह का अलग होगा, कोल्ड क्लाइमेट के एनिमल अलग होंगे, वार्म क्लाइमेट के एनिमल अलग टाइप के होते हैं, है ना। अगर लेपर्ड भी मिल रहा है, जैसे वहाँ पर जो मिलेगा ना कोल्ड क्लाइमेट में, उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन दूसरे तरीके से होगा, वार्म का दूसरे तरीके से होगा। बर्ड्स में आप देखो, वेजिटेशन में आप देखो चेंजेस होते हैं ना, अपने यहाँ
गर्मी है, यहाँ पर जो वार्म रीजन की वेजिटेशन होगी, आप देखो कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं, मोटी मोटी ब्रांचेस खुद एक पेड़ के जैसे होती हैं, पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन वहीं पर आप देखो टुंड्रा रीजन की, टैगा रीजन की वेजिटेशन, ठीक है ना, टैगा में क्या होगा, फॉरेस्ट बड़ा लंबा तो होगा, ब्रांचेस इतनी पतली पतली होती हैं, पहाड़ पे होते हैं ना, अगर आप पहाड़ पे चढ़ो तो देखो जो वहाँ पेड़ होते हैं पाइन फॉरेस्ट, कोनिकल शेप हो जाएगा, ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होंगी और पतली पतली होंगी, लीव्स का साइज बहुत छोटा छोटा होगा, ऐसे होता है। तो अगर ऐसी वेजिटेशन या ऐसा एनिमल वो हर जगह मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड थे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर दिया भी हुआ है, फॉसिल रिमेनेंट्स ऑफ साइग्नो क्या है ये, साइनोग्नेथस ए ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग रेप्टाइल्स थे, जो बताने का है कि ऐसे बहुत सारे, से मेसोसॉरस है, ये भी एक रेप्टाइल है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब रेप्टाइल्स है। ये एक फर्न, वो जो ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसका मतलब जो है वो पत्ते हैं। तो अगर इन सब के एविडेंसेस कहाँ पर मिल रहे हैं, साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं, अंटार्कटिका में भी मिल रहे हैं और इंडिया में भी मिल रहे हैं। सो दिस प्रूव्स दैट द कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारे जो है वो सपोर्ट में अपने एविडेंसेस दिए। मैंने तो कुछ सारे यहां पर किए हैं, उन्होंने ढेर सारे सपोर्ट में दिए। ठीक है, अभी भी उन्होंने बताया कि जो अभी भी ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड इज ड्रिफ्टिंग वेस्टवार्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो मतलब ग्रीनलैंड आप देखो, नॉर्थ अमेरिका इधर साइड में ग्रीनलैंड है, साउथ अमेरिका, अभी भी ग्रीनलैंड इधर की तरफ भाग रहा है। स्टिल ग्रीनलैंड इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट विद रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर, 20 सेंटीमीटर पर वर्ष की तरीके से ये अभी भी इधर की तरफ भाग रहा है। तो ये और भी हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंसेस सिमिलरिटी इज फाउंड बिटवीन कैलिडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन रेंजेस एट बोथ कोस्ट ऑफ अटलांटिक। तो जो भी अटलांटिक के दोनों कोस्ट पर जितने भी माउंटेन्स हैं, सिंपल सा मतलब है, उनकी जियोलॉजिकल एजेस क्या हैं, सेम हैं, जो मटेरियल कॉम्पोजिशन है उनका वो सेम है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब प्रूव करते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या थे, यूनाइटेड थे, और धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी ड्रिफ्टिंग हो गई है। ठीक है जितना देखोगे बहुत सारे हैं, कोरल डिपॉजिट्स के बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें से कम 6-7 याद रहने चाहिए। कभी अगर मान लो लिखने के लिए आ गया तो आप जो सिंपल से हैं, जैसे ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन का याद कर सकते हो, ग्रीनलैंड की ड्रिफ्टिंग, जिग्स ऑफ इट आप आराम से याद कर सकते हो, लेमुरिया के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो लेमूर था। तो ऐसे ही आप 5-6 एविडेंसेस जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए जब कभी लिखना हो। तो बात समझ में आ गई? ठीक है।